अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे हांडा का चैप्टर नंबर 20 सिंक्रोनस जनरेटर का। तो इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर जो है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जी सिंक्रोनस जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, E इज़ इक्वल टू बी एल वी। बी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स इन मीटर। तो ये जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है जो कि सिंक्रोनस जनरेटर में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू एन पी। एन उसकी स्पीड है, पी उसके नंबर ऑफ पोल्स हैं, ओवर 120। तो इससे जो है वो हमारी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसके बाद ब्रेड्थ फैक्टर का फार्मूला क्या होता है कि वोल्टेज ऑब्टेन्ड इन मल्टी स्लॉट्स वाइंडिंग ओवर रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑब्टेन्ड इफ द वाइंडिंग आर वेल कंसंट्रेटेड इन वन स्लॉट्स। उसके बाद आपका आता है फार्मूला पिच फैक्टर का। पिच फैक्टर बेसिकली क्या होता है, शॉर्टनिंग द पिच ऑफ द कॉयल हैज़ द सेम इफेक्ट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग when the turns of the winding due to span a complete pitch there occurs a slight loss in the induced EMF। ये Kp is equal to cos थीटा बाई 2 होता है इसका फार्मूला। देन है सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फार्मूला कि रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स बेसिकली क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो इसका स्क्वायर रूट। सिंक्रोनस रिएक्टेंस बेसिकली क्या होती है, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस का जो सम होता है उसको हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस इज इक्वल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। देन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, तो इसमें नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज ओवर फुल लोड वोल्टेज का जो है रेशो होती है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के इक्वल है। उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर है। जो पैरेलल में हम क्यों कनेक्ट करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को, उसकी रीजंस होती हैं। उसमें ये होता है कि हमारी जो लोड है वो शेयर हो जाता है, जिससे हमें जो है वो एक एक्स्ट्रा जनरेटर नहीं चलाना पड़ता। बेसिकली हम जब हमारा सिस्टम सिंक्रोनिज्म में होता है, सारा पैरेलल में होता है, तो बेसिकली जो है वो लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे हमारा जो सिस्टम का लोड फैक्टर है और जो है वो उसका कैपेसिटी फैक्टर है वो दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं। और पैरेलल ऑपरेशन के लिए बेसिकली कंडीशंस क्या होती हैं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग जनरेटर मस्ट बी सेम एज बस बार, तो दोनों के जो है वोल्टेज सेम होने चाहिए। स्पीड ऑफ इनकमिंग जनरेटर मस्ट बी सेम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बस बार। स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए जनरेटर और बस बार की। द फेज ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर वोल्टेज मस्ट बी आइडेंटिकल विद द फेज ऑफ बस बार वोल्टेज। मतलब क्या है, जो वोल्टेज वेव है बस बार की और जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर की वो भी सेम होनी चाहिए। और ये हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोस्कोप से हम करते हैं कि सिंक्रोस्कोप से जैसे ही दोनों जो है वो सिंक्रोनाइज होती हैं वेव्स, तो उस वक्त हम जनरेटर को जो है वो सिंक कर देते हैं बस बार के साथ। उसके बाद है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर के हवाले से कुछ टर्म्स है कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर ऑन इनफाइनाइट बस बार आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम दूज व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन लोकल लोड। अच्छा, अब ये अक्सर एक हम उसकी स्टडी करते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर विद इनफाइनाइट बस बार, तो ये अक्सर एमसीक्यूज इसके इस हवाले से आ जाते हैं। तो इसको या इसकी थ्योरी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनफाइनाइट बस बार के साथ होती हैं, वो लोकल लोड के साथ जब वो जनरेटर ऑपरेट करता है तो उससे वो डिफरेंट होती है। इन लेटर केस द चेंज ऑफ एक्साइटेशन चेंज द टर्मिनल वोल्टेज। जब एक्चुअल में जो क्या होता है कि जब हम एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो हमारे जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाते हैं। वाइल द पावर फैक्टर इज डिटर्मिन बाय द लोड। जो पावर फैक्टर होता है वो लोड पे डिपेंड करता है, जो लोड का पावर फैक्टर होता है वही हमारे जनरेटर का पावर फैक्टर होता है। व्हेन द वर्किंग इन इनफाइनाइट बस बार ऑन द अदर हैंड, जब हम इनफाइनाइट बस बार की बात करते हैं तो नो अल्टरेशन ऑफ द एक्साइटेशन कैन चेंज द टर्मिनल वोल्टेज, के
एक्साइटेशन चेंज करने से टर्मिनल वोल्टेज चेंज नहीं होते। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि व्हेन सिंक्रोनस जनरेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार, चेंज ऑफ एक्साइटेशन कैन चेंज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, या सारे ऑप्शन होते हैं या नन ऑफ दीज होता है, तो उसमें आप ऑप्शन लेना है नन ऑफ दीज। उसकी रीज़न ये कि इनफाइनाइट बस बार पे जो है वो एक्साइटेशन चेंज करने से टर्मिनल वोल्टेज चेंज नहीं होते, लेकिन एक्चुअल जब हम लोड की बात करते हैं, लोकल लोड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक्साइटेशन चेंज करने से टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाती हैं, विच इज़ फिक्स्ड बाय द नेटवर्क। द point however is affected in both case power developed by the generator depend solely upon mechanical power provided। मतलब दोनों में जो है वो मैकेनिकल पावर जो है वो बेसिकली आपकी चेंज होती है, जो कि जो है वो पावर डेवलप्ड जो है वो मैकेनिकल पावर पे डिपेंड करती है। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इन अल्टरनेटर वोल्टेज ड्रॉप अकर्स इन। जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है सिंक्रोनस जनरेटर में, वो आर्मेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है और आर्मेचर रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस वोल्टेज ड्रॉप दैट अकर इन अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन। तो आपके लोड करंट पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि जितना ज़्यादा लोड करंट होगा उतना ज़्यादा आपके जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, अल्टरनेटर अ लैगिंग पावर फैक्टर द जनरेटेड वोल्टेज पर फेज एज कंपेयर टू दैट एट यूनिटी पावर फैक्टर मस्ट बी मोर देन द टर्मिनल वोल्टेज होंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन। तो आपका जो पावर फैक्टर डिपेंड करता है वो लोड पे डिपेंड करता है। ये एमसीक्यूज़ नंबर 4 बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर वही होता है जो कि लोड का होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, which kind of router is most suitable for turbo alternator which are designed to run at high speed। तो जो जनरेटर हाई स्पीड पे रन करते हैं उसमें हम नॉन सेलियंट पोल टाइप रूटर यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि नॉन सेलियंट पोल टाइप का जो रूटर का जो डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है, उसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो लार्ज होती है, तो इसलिए ये जो रूटर होते हैं ये हाई स्पीड के लिए सूटेबल होते हैं और ये थर्मल पावर प्लांट के जो जनरेटर होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन जो सेलियंट पोल टाइप रूटर होते हैं इसका डायामीटर होता है वो लार्ज होता है, एक्सियल लेंथ इसकी स्मॉल होती है, और ये जो है वो लो स्पीड और मीडियम स्पीड के जो जनरेटर होते हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए सेलियंट पोल टाइप जो रूटर होते हैं ये आपके हाइडल पावर प्लांट है वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, सेलियंट पोल टाइप पोल्स आर जनरली यूज्ड ऑन। ये आपके लो और मीडियम स्पीड जो प्राइम मूवर होते हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन एन अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ पोल्स और रोटेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेटर की। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर हैविंग 8 पोल्स एंड रोटेटिंग एट 250 RPM। ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये आपकी F इज इक्वल टू एन पी ओवर 120 वाले फार्मूले से अगर आप लेंगे तो 16/2/3 हर्ट्ज़ आपका आंसर आएगा, अगर आप जो नंबर ऑफ पोल 8 और आपका RPM जो 250 यूज़ करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, अ 10 पोल AC जनरेटर रोटेट्स एट 1200 RPM, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज इन साइकिल पर सेकंड जो होगी वो 100 आंसर आएगा आपका, अगर आप नंबर ऑफ पोल्स 10 यूज़ करेंगे और RPM जो है वो 1200 यूज़ करेंगे। 11 नंबर MCQs है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पास थ्रू अ 1 रेवोल्यूशन ऑफ 6 पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ये भी 120 जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NP ओवर 120 वाले फार्मूले, तो आंसर आएगा आपका 1080। MCQs नंबर 12 है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मे बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर टू फाइंड आउट। ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 13 है, इफ़ द इनपुट टू द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज़ केप्ट कांस्टेंट बट द एक्साइटेशन इज़ चेंज। अगर आप उसकी प्राइम मूवर की जो इनपुट है वो कांस्टेंट रखते हैं और एक्साइटेशन सिर्फ चेंज करते हैं तो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। रिएक्टिव कंपोनेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपके टर्मिनल वोल्टेज और आपकी डिलीवरी ऑफ रिएक्टिव पावर जो आपका जनरेटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, ये दोनों चीज़ जो है वो आपकी एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए जो है वो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा एक्साइटेशन के चेंज होने से।
जो आपका एक्टिव कंपोनेंट होता है वो प्राइम मूवर की जो पावर होती है उस पर डिपेंड करता है। MCQ नंबर 14 है, एन अल्टरनेटर इज सेट टू बी ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज़ ऑपरेटिंग एट, जब आपका जो अल्टरनेटर होता है वो ओवर एक्साइटेड होगा जब आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे अप्लाई जो है वो बेसिकली आपका जो अल्टरनेटर है वो ऑपरेट करेगा। इससे फ़र्क पे क्या पड़ता है कि जब आपका जो जनरेटर होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है तो आपका जो जनरेटर है उसमें जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है वो मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज करता है। जब आपका जो जनरेटर है वो जनरेटर मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज करेगा तो आपका जो है वो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करेंगे अगर आप उसको नॉर्मल एक्साइटेशन पे रखेंगे। तो इसीलिए उस टर्मिनल वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए जो कि लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो हम जनरेटर की जो एक्साइटेशन है वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। जब एक्साइटेशन इंक्रीज़ करते हैं तो जो आपका जनरेटर होता है वो ओवर एक्साइट हो जाता है क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से। MCQ नंबर 15 है, व्हेन अल्टरनेटर इज रनिंग ऑन नो लोड द पावर सप्लाइड बाय प्राइम मूवर इज़ मेनली कंज्यूम्ड बाय, जो अगर आपके जनरेटर पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो जो जनरेटर में जो है वो पावर प्रोड्यूस होगी वो जस्ट टू मीट ऑल नो लोड लॉसेस, जो जनरेटर में लॉसेस हो रहे होते हैं सिर्फ उसी को मीट करने के लिए जो है वो प्रोड्यूस होगी। 16 नंबर MCQs है, एज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीजेस, जब हम अल्टरनेटर की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। MCQs नंबर 17 है, फॉर एन अल्टरनेटर व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज़ यूनिटी, जब पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है तो आर्मेचर फ्लक्स विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइज करता है आपके मेन फील्ड को। क्रॉस मैग्नेटाइज में क्या करता है कि आपके जो मेन फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट करता है जिसकी वजह से आपकी जो लीकेज फ्लक्स है वो ज़्यादा हो जाती है। MCQs नंबर 18 है, द ड्राइविंग पावर फॉर द प्राइम मूवर ड्राइविंग द अल्टरनेटर इज़ लॉस्ट बट अल्टरनेटर रिमेन कनेक्टेड टू द सप्लाई network and the field supply also remained on, the alternator will behave as synchronous motor and will rotate in the same direction. MCQs number 19 है, if the input of the prime mover of an alternator is kept constant but the excitation is change, जब आप excitation सिर्फ चेंज करेंगे तो reactive component of the output जो है वो चेंज हो जाएगा। MCQs नंबर 20 है, for 50 Hz system द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कैन बी, जब आप 50 हर्ट्ज सिस्टम की बात करेंगे और अगर आप 2 पोल रखते हैं एटलीस्ट तो आपकी जो स्पीड होगी वो 3000 RPM मैक्सिमम होगी। MCQs नंबर 27 है, इन ऑर्डर दैट 2 अल्टरनेटर बी पुट इन पैरेलल विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल टू बोथ, कौन से फैक्टर उसमें आइडेंटिकल होने चाहिए, उसके वोल्टेज सेम होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएगा। MCQs नंबर 28 है, व्हेन 2 अल्टरनेटर आर रनिंग इन पैरेलल देयर किलोवार, बेसिकली ये आर बाद में आएगा यहाँ पे, किलोवार लोड शेयर इज़ चेंज बाय चेंजिंग, जब हम रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो वो कैसे चेंज होती है, एक्साइटेशन से, वाइल देयर किलोवाट लोड शेयर इज़ चेंज बाय चेंजिंग देयर ड्राइविंग टार्क, कि जब हम इसकी रिएक्टिव पावर है वो एक्साइटेशन से चेंज होगी और किलोवाट एक्टिव पावर जो है वो ड्राइविंग टार्क से चेंज होगी। MCQs नंबर 29 है, 2 अल्टरनेटर आर रनिंग इन पैरेलल इफ़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ अल्टरनेटर इज़ चेंज दिस विल रिजल्ट द चेंज ऑफ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों अल्टरनेटर की वो चेंज हो जाएगी। ये MCQs 29 बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। MCQs नंबर 30 है, इफ़ अ 3 फेज अल्टरनेटर हैज़ फेज सीक्वेंस ऑफ रेड येलो ब्लू फॉर इट्स 3 आउटपुट वोल्टेज इन केस द फील्ड करंट इज़ रिवर्स द फेज सीक्वेंस विल बिकम, जो फेज सीक्वेंस होगा वो सेम रहेगा क्योंकि आपकी जो फेज सीक्वेंस है वो जो है वो फील्ड करंट से चेंज नहीं होता, बेसिकली जो डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए जनरेटर की तो फिर चेंज होता है। MCQs नंबर 31 है, द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर इन्फ्लुएंस, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है वो जनरेटेड वोल्टेज पर फेज़ को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके जनरेटेड वोल्टेज पर फेज़ होते हैं वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है, डीमैग्नेटाइज करता है, तो इस वजह से आपके जो जनरेटेड वोल्टेज पर फेज़ हैं आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो चेंज हो जाते हैं।
MCQs नंबर 32 है, फॉर द सेम पावर रेटिंग आ लोअर वोल्टेज अल्टरनेटर विल बी, जो आपके लोअर वोल्टेज अल्टरनेटर होते हैं अगर उनकी पावर सेम है तो आप लार्जर इन साइज़ होते हैं। उसकी रीज़न एक, जब आपके पावर सेम होगी, जब वोल्टेज लो होंगे तो करंट हाई होगा, जिसकी वजह से हमें इंसुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इस वजह से जो है वो, और कंडक्टर का जो साइज़ होगा वो भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से उसका जो साइज़ होगा वो लार्ज हो जाएगा। तो अगर सेम पावर रेटिंग होगी और लोअर वोल्टेज वाले का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो रिमेनिंग MCQs हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।